स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की और केमिकल इक्विलिब्रियम की, यानी यूनिट अपनी जो है इक्विलिब्रियम, जिसके दो पार्ट है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। बात कर रहे हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम की, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केसी, जिसके मैंने कुछ रिएक्शंस आपको कल दी थी। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 या x आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इसका वॉल्यूम अपोन में आ जाएगा यानी v स्क्वायर। अब अपोन में देखेंगे तो यहाँ 1 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3 यानी 27। टोटल मोल कितने हैं, 1 मोल ये और 3 मोल ये, यानी टोटल 4 मोल है। तो 1 माइनस एक्स की पावर 4, और इनका जो वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, वी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आंसर आ गया 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। चेक करते जाएं अपना अपना, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ये आ गया N2 प्लस 3H2 वाले का केसी। अगर इसी को मैं उल्टा लिखूं, 2NH3 रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, तो ये 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 यानी 27। टोटल मोल 4 है, इट मीन x की पावर 4 अपॉन में इसका वॉल्यूम v की पावर 4, ठीक है। अब ये 2 मोल हैं, तो 2 की पावर 2 4, और रेक्टेंट जो होते हैं 1 माइनस एक्स, और 2 हैं तो स्केयर 1 माइनस एक्स की स्केयर, क्योंकि 2 मोल है इसके ना, 1 माइनस एक्स की स्केयर, और इसका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा v स्केयर। अब कट करोगे तो अपॉन में वी स्क्वायर बन जाएगा। तो 27x की पावर 4 4 1 माइनस एक्स की स्क्वायर वी स्क्वायर। चेक करें आप, अपना आंसर चेक करते जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो 2 की पावर 2 4 और x स्क्वायर अपॉन में इसका वॉल्यूम आ जाएगा वी स्क्वायर। अब ये 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 1 1, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, यानी 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करते जाएं, क्लियर करते जाएं बात को। कोई डाउट रहे तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी को अगर मैं उल्टा लिखूं, 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2, तो कैसे लिखूंगा, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 1 1। अब टोटल मोल कितने हैं, 1 मोल H2 1 मोल I2, यानी 2 मोल है। तो 2 मोल है तो x की स्क्वायर, ठीक है, और इनका वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा v की स्क्वायर। अब ये 2 की पावर 2 4, और 2 मोल रिएक्टेंट है तो 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और इनका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, सही है इतने, चेक करते जाना साथ साथ। नेक्स्ट पढ़ा था हमने 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 प्रोडक्ट है तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, उनका वॉल्यूम अपॉन में वी स्क्वायर। अब ये भी 2 का स्क्वायर रहेगा क्योंकि 2 मोल है ये, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 मोल है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक ही मोल है तो 1 माइनस एक्स, यानी टोटल हो गए 3 मोल, तो 1 माइनस एक्स की क्यूब, और इसका वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी 4x स्क्वायर वी अपॉन 4 भी कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो यानी एक्स स्क्वायर वी अपॉन 1 माइनस एक्स की क्यूब। चेक करें, सही है। फिर नेक्स्ट आएगा, उल्टा कर दिया था इसको, 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 की पावर 1 1 ही रहेगी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। टोटल 3 मोल हैं तो एक्स क्यूब अपॉन वी क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन वी क्यूब। अब ये 2 मोल हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और SO3 कितने हैं, 1 माइनस एक्स हो जाएंगे, रिएक्टेंट घटते हैं 1 माइनस एक्स, और 2 मोल है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इनका वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर। तो क्या होगा,
वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर चेक करें, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर वी। चेक करें अपना आंसर, सही है। नेक्स्ट N2 प्लस O2, इसके आंसर सेम HI वाले आएंगे। N2 प्लस O2 2NO, HI वाले आंसर मिला लें, वही आंसर इसके आने, 2NO इक्वल टू N2 प्लस O2, जो HI वाले आंसर है। और इसके लिए KP बराबर KC होता है ना, कल हमने पढ़ा था, KP बराबर KC। पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया के लिए KP बड़ा है KC से, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आता है KP के मान की गणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके KP के मान की गणना। हालांकि बहुत कम चांसेज है KP पूछने के। देखो मैं यही कहूँगा, KC अगर पूछता है ना तो 10% स्टूडेंट KC कैलकुलेट कर सकते हैं। KP अगर पूछता है तो आप ये मान के चले 3 to 4% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो KP का आंसर निकाल के आएंगे, बाकी KP नहीं करने वाले। तो जब हम लोग एग्जाम में एंटर होते थे तो हम लोग तो यही कहते थे KP ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो बाकियों को ना आते हो ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमें बाकियों से आगे लेके जाते हैं। तो KP के मान की गणना, बस इसमें एक डाल्टन सिद्धांत लागू होगा, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन सिद्धांत ना कहकर अगर डाल्टन का आंशिक दाब नियम हम कहते हैं तो बेटर है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, वो नियम क्या भी हम क्लियर करेंगे। पहले KP होगा क्या, देखो जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। मेरे को कह दिया इसकी KP की वैल्यू कह दी, ठीक है। तो मैं KP कैसे निकालूंगा, KP इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3, सांद्रता की जगह दाब आ जाएगा, स्केयर, प्रेशर ऑफ NH3 स्केयर हो जाएगी, अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की क्यूब। ये बन गया मेरे पास प्रेशर ऑफ NH3 की स्केयर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की क्यूब। अब मेरे को चाहिए प्रेशर, इनका प्रेशर चाहिए। और डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है, मान लो दो गैसें हैं हमारे पास A एंड B, क्योंकि दाब है तो गैसों पर ही लागू होगा। मान लो दो गैसें A एंड B, A का प्रेशर है PA जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के मोल के, Na लिख दो या स्मॉल n लगा दो, है ना। ये राउल्ट के नियम से थोड़ा सा अलग है। राउल्ट ने कहा था PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, कहा था ना, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। लेकिन इसने क्या कहा था, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। यानी A का पार्शियल प्रेशर A के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B का पार्शियल प्रेशर B के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम लोग समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहां मैंने K लगा दिया, यहां भी मैंने K लगा दिया, ठीक है। अब टोटल प्रेशर क्या होगा बताओ, P टोटल क्या होगा, P टोटल। अगर P टोटल मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, कॉमन सी बात है, मैं क्या लिखूं, PA प्लस PB लिखूंगा, PA प्लस PB। अब PA की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, KNA प्लस KNB, सही है। KNA प्लस KNB, PA की वैल्यू पुट कर दी, PB की वैल्यू पुट कर दी, कॉमन क्या आ गया, K कॉमन आ गया, P टोटल इक्वल टू K कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, Na प्लस NB, Na प्लस NB। अब हमें क्या करना है, PA अपॉन P टोटल करना है, PA अपॉन P टोटल, PA अपॉन P टोटल और PB अपॉन P टोटल, PA अपॉन P टोटल, PB अपॉन P टोटल। तो PA अपॉन P टोटल करोगे तो क्या आएगा बताओ, PA अपॉन P टोटल करना है तो K से K कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन में Na प्लस NB। और अगर यहां करते हो PB अपॉन P टोटल करते हो तो K से K कट जाएगा, तो क्या बचेगा, NB अपॉन Na प्लस NB। ये क्या होता है, A के मोल बटे टोटल मोल, क्या होता है ये,
ए के मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है ये होते हैं मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, एक्स ए हो गए ये, और ये बी के मोल बटे टोटल मोल एक्स बी हो गए। अब पी टोटल इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में आएगा या नहीं आएगा बताओ, तो क्या बनेगा, पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स ए, सही है क्या, या एक्स ए इंटू पी टोटल, एक ही बात है, जैसे बुक्स में लिखा होता है पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टोटल। तो यहां डाल्टन ने अपना आंशिक दाब नियम दिया था, क्या कहा था, किसी भी गैस का आंशिक दाब, किसी भी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न, उस गैस के मोल भिन्न तथा कुल दाब का गुणनफल होता है, कुल दाब का गुणनफल होता है। किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है या गुणनफल के तुल्य होता है। समझ आ गई बात। पीए निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, पीए बराबर ए के मोल भिन्न इंटू पी टोटल, पी टोटल को पी से लिखा जाता है, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी, पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। अब आप देखो, अब आपके पास जो समीकरण है वो ये है, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, और यहां आपको चाहिए ए का NH3 का दाब, N2 का दाब, N2 का पार्शियल प्रेशर, NH3 का पार्शियल प्रेशर, H2 का पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा बताओ, NH3 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो NH3 के मोल भिन्न इंटू टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। N2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो N2 के मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और H2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो H2 के मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। सही है क्या, समझ आई बात है नहीं आई बताओ, लग गया पता, इतनी बात क्लियर है। बस आगे आपका सिस्टम चलना है जैसे आप लोग चला रहे थे पहले, अब उसी तरह चलेगा। देखो कैसे, अब मैं वापस कर रहा हूं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक है, यहाँ आप Kp लिख दें, Kp बराबर क्या होगा, NH3 के पार्शियल प्रेशर की स्क्वायर बटे प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की क्यूब। अब आप क्या करोगे, इनिशियल मोल, प्रारंभिक मोल लोगे कितने, ये 1, ये 3, ये 0, फिर वही बात, वियोजन की मात्रा x है तो क्या करोगे, 1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x, और ये कितने बन गए 2x, सही है, यही होगा। ये 1 मोल में से 1x कटेगा, कल बताया था आपको 3 मोल में से 3x कटेंगे, और ये 2 मोल हैं तो ये 2x बन जाएंगे। तो ये N2 के मोल हो गए, ये H2 के मोल हो गए, ये NH3 के मोल हो गए। अब आप टोटल मोल बना सकते हो या नहीं बना सकते बताओ, टोटल मोल, कुल मोल बना सकते हो, क्या हो गया कुल मोल, N2 के मोल कितने 1 माइनस एक्स, प्लस H2 के मोल कितने 3 माइनस 3x, प्लस NH3 के मोल 2x। समझ आई बात है नहीं आई, क्योंकि आपको मोल भिन्न चाहिए, और मोल भिन्न क्या होगा, N2 के मोल बटे कुल मोल, H2 के मोल बटे कुल मोल, NH3 के मोल बटे कुल मोल, सही है, यही चाहिए ना, तो कुल मोल चाहिए आपको, तो कुल मोल बना लेने। तो कुल मोल कैसे बनाओगे, N2 के मोल प्लस H2 के मोल प्लस NH3 के मोल। अब बनाओ, क्या बना देखो, कितना आएगा, 1 प्लस 3 4, माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 2x, क्या बचा, माइनस का 2x, सही है, यही बचेगा, ये बचेगा ना, 1 और 3 4 हो गया, माइनस का x और माइनस का 3x माइनस का 4x हो गया, और प्लस का 2x, तो माइनस का 2x बच गया, तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 2 माइनस एक्स, ये बन गए कुल मोल, ये कुल मोल बन गए। अब आपको N2 के मोल भिन्न चाहिए, N2 के मोल भिन्न आपको चाहिए, N2 के मोल भिन्न x N2, तो आप क्या लिखोगे, N2 के मोल कितने हैं 1 माइनस एक्स बट्टे कुल मोल कितने हैं 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। समझ आ रही है क्या बात, लग गया पता, N2 के मोल बटे कुल मोल। अब H2 के मोल भिन्न कैसे निकालोगे, H2 के मोल भिन्न
H2 के मोल 3 कॉमन ले लो, क्या बनेगा 3 1 माइनस एक्स बटे कुल मोल 2 2 माइनस एक्स। आगे समझ? कोई डाउट है तो कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। हो जाएगा। आगे चले, क्या कहते हैं देखो, NH3 के मोल भिन्न कैसे निकालेंगे बताओ। NH3 के मोल भिन्न एक्स NH3 क्या बनेगा, NH3 के मोल 2x बटे कुल मोल 2 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, सही है, तो x अपॉन 2 माइनस एक्स। अब आपने मान लो N2 का दाब निकालना है तो गुना P करते जाओ, ये P N2 बन गया। PH2 निकालना है तो इंटू P, और P NH3 निकालना है तो इंटू P। आया समझ या नहीं आई बात बताओ। मोल भिन्न इंटू कुल दाब, मोल भिन्न इंटू कुल दाब, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। अब सबसे ऊपर तो आपको NH3 का दाब रखना है, आपका जो सूत्र है ये, ऊपर आपको NH3 का प्रेशर चाहिए, उसकी स्केयर है, तो आप NH3 का प्रेशर और उसकी स्केयर रख दो, क्या बना बताओ, Kp इक्वल टू NH3 का प्रेशर कितना है, x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू पी, इसकी स्केयर है, बटे N2 का प्रेशर है, N2 का प्रेशर क्या है, N2 का प्रेशर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये N2 का प्रेशर है, इंटू H2 के प्रेशर की क्यूब। अब H2 का प्रेशर क्या है, इंटू पी भी आएगा ना, इंटू पी। H2 का प्रेशर क्या है, H2 का प्रेशर, H2 का प्रेशर है 3 1 माइनस एक्स अपॉन ये अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू पी, और इसकी क्यूब है, H2 की क्यूब है, H2 के प्रेशर की क्यूब। समझ आ गई बात, वो वैल्यू पुट करनी है सीधी, इसके प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो, इसके प्रेशर की, इसके प्रेशर की, हो जाएगी वैल्यू पुट। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या बनेगा देखो, Kp इक्वल टू एक्स स्केयर पी स्केयर बटे 2 माइनस एक्स की होल स्केयर, बटे 2 माइनस एक्स की होल स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की क्यूब, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स की होल पावर 4, पी इंटू पी की क्यूब, तो यानी पी की पावर 4, और 3 की पावर 3 यानी 27, बटे 2, और ये होगा 2 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 हो गया, 2 की क्यूब कितना होगा 8, 8 इंटू 2 16, और 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की क्यूब, तो 2 माइनस एक्स की पावर 4, 2 माइनस एक्स की पावर 4। समझ आ गई बात, वो तो ब्रैकेट ओपन करने आपने कर दोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ 3-1% स्टूडेंट ही केपी सोल्व कर पाएंगे, बाकियों का केपी सोल्व नहीं होगा बाकियों से। तो हम उन अगर 3% में आ जाते हैं, अगर केपी का क्वेश्चन आता है और हम उस 3% में एंटर कर जाते हैं, तो खुद को भाग्यशाली मानिए आप कि आप केपी का क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। समझ आया या नहीं आया ये बताओ। अब तो खत्म हो गया, ले जाओ इसको ऊपर, क्या बनेगा, ये यहां आ जाएगा, तो क्या बना, Kp इक्वल टू ये 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 4 है, ये 2 माइनस एक्स की स्केयर है, तो बचेगा 2 माइनस एक्स की स्केयर जो ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस एक्स की स्केयर ऊपर चला जाएगा, ये पी स्केयर है, ये पी की पावर 4 है, कट जाएगा, पी स्केयर पी की पावर 4, तो पी स्केयर बच जाएगा, पी स्केयर बच जाएगा। तो अब सोल्व कर लो, एक्स स्केयर, ये 16 चला गया साथ में, 16 एक्स स्केयर ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स की स्केयर डिवाइडेड बाय 27 1 माइनस एक्स की पावर 4 पी स्केयर, ये के पी आ गया। आया क्या समझ, समझ तो आ गया ना, थोड़ा औखा लगा है।
नहीं सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करनी पड़ेगी दो तीन बस बार। प्रैक्टिस पर डिपेंड है, देखो हर चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड है ना। सीख के कोई भी नहीं आया है, सबका अभ्यास बोलता है, बस ये है। आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बोलेगा, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक एग्जांपल और देता हूँ, देखो H2, अब सिंपल उठाता हूँ एक बार, थोड़ा क्लियर भी, आपको बातें भी क्लियर होंगी कोई। H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अब अपने को पता है कि अपने को मोल भी निकालना, अपने मोल तो पहले लिख लें, 1 1 0, ये 1 - x, ये 1 - x, ये 2x, सही है। अब टोटल मोल बना लो, कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे, H2 के मोल प्लस I2 के मोल प्लस HI के मोल। तो H2 के मोल 1 - x प्लस I2 के मोल 1 - x प्लस 2x। तो -x -x माइनस का 2x प्लस का 2x कट गए, -x -x माइनस का 2x प्लस का 2x कट गए। तो 1 + 1 2 मोल बन गए टोटल, सही है। कुल मोल 2 आ गए। अब आप पहले ही क्या करें, PH2 सोल्व कर ले। PH2 बराबर H2 के मोल भिन्न, कैसे निकालोगे, H2 के मोल बट्टे कुल मोल इनटू कुल दाब। I2 के मोल भिन्न, I2 का दाब निकाल लो, I2 का दाब निकालना है मेरे को, I2 का प्रेशर चाहिए मेरे को। तो I2 का दाब बराबर I2 के मोल भिन्न, I2 के मोल भिन्न क्या होंगे, 1 - x/2, I2 के मोल बटे कुल मोल इनटू कुल दाब P। अब आप HI के मोल, HI के मोल भिन्न से HI का दाब बना ले, HI के मोल बट्टे कुल मोल इनटू P, यानी XP, 2 से 2 कट जाएगा, HI का प्रेशर आ गया। अब फार्मूला बनाओ Kp का, क्या फार्मूला बनेगा बताओ Kp का, Kp इक्वल टू PHI² अपॉन PH2 इंटू PI2। अब PHI वैल्यू पुट करो, PHI की वैल्यू XP है, और हमारे पास है PHI का स्केयर, तो क्या बनेगा x² P², सही है क्या। समझ आई बात या नहीं आई। अपॉन में PH2 क्या है बताओ, 1 - x/2 इंटू पी इंटू PI2 भी यही है, 1 - x/2 इंटू पी, 2 इंटू 2 4 ऊपर चला जाएगा। तो क्या बना Kp इक्वल टू 4 ऊपर चला गया, तो क्या बना Kp इक्वल टू 4x² P² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर P इंटू P² तो P² से P² कट गया। तो क्या सोल्व हुआ, Kp इक्वल टू 4x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, यानी Kp बराबर Kc। यही Kc आया था, देखो यही Kc आया था, इसका आया था ना, यही Kc आया था ना, सेम आया था यस सर। Kc भी। और हमें पता है कि इस समीकरण के लिए Kp और Kc बराबर होगा, पढ़ा है हमने। जब विकारकों के मोल और उत्पादों के मोल बराबर होते हैं तो Kp बराबर होता है Kc के, पढ़ी थी ये बात भी। यस सर। तो ये प्रूव भी हो गया Kp और Kc बराबर है ना। तो अगर कोई ऐसी समीकरण आ जाए ना जिसमें दोनों तरफ मोल बराबर हैं, तो Kc आपको शॉर्ट में निकालना आता है, Kp भी वही होगा जिसमें दोनों तरफ मोल बराबर है। तो Kp और Kc बराबर होंगे। समझ आ गई बात। यस सर। तो ये आपने थोड़ा सा इसको अभ्यास में लेना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड है आपकी। तो अगर आप प्रैक्टिस पे कर लेते हैं इसकी तो फिर बड़ा इजी है। बस डाल्टन का आंशिक दाब नियम लगा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 6 के 6 आप जो एग्जाम्पल कल किए थे आपने Kc के, वही 6 एग्जाम्पल आप Kp के भी करके देख लेना, क्योंकि उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आता है ला शतलीय नियम। ला शतलीय ने क्या कहा था, ला शतलीय ने कहा था अगर कोई साम्य अवस्था आई हुई है, साम्य में यदि सांद्रता, ताप व दाब में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा, यानी उस ओर शिफ्ट हो जाएगा
जिस ओर किए गए परिवर्तन, जो चेंज किया हमने, उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। समय उस ओर चला जाएगा जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। मतलब या तो समय फॉरवर्ड चला जाएगा, अग्र दिशा में चला जाएगा, या पश्च दिशा में चला जाएगा, प्रतीप दिशा में चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। एक काम हो जाएगा। अगर हम समय में चेंज करते हैं, सांद्रता, ताप और दाब में, तो या तो समय अग्र दिशा में चला जाता है या प्रतीप दिशा में चला जाता है, उस ओर चला जाता है जिधर वो परिवर्तन का प्रभाव जो है समाप्त हो सके। कैसे, देखो, क्लियर करो बात को, कैसे। इसमें क्या होगा, आपको कोई समीकरण देगा, जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, N2 प्लस 3H2 2NH3। कई बार क्या होता है, यहां लिख देते हैं डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव है तो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा H नेगेटिव नहीं लिखता तो यूं भी लिख सकता है इसको, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 प्लस उष्मा। उत्पादों की ओर प्लस उष्मा लिख रहा है तो भी वो उष्मा क्षेपी की पहचान है। और यह दे देता है डेल्टा H नेगेटिव तो भी उष्मा क्षेपी की पहचान है। यह विक्रिया उष्मा क्षेपी है। अब वो प्रश्न देगा, अधिक उत्पाद प्राप्त करने की स्थितियां हैं, यही प्रश्न आता है इसमें, करने की स्थितियां हैं। ए, उच्च दाब व उच्च ताप। बी, उच्च दाब व निम्न ताप। सी, निम्न ताप या निम्न दाब व निम्न ताप। डी, निम्न दाब व उच्च ताप। ये चार ऑप्शन दे देता है अपने को इस तरह से। अब अपने को पता है उष्मा क्षेपीय विक्रिया में ताप क्या रखा जाता है, बताओ ताप। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या रखोगे, विलियन पाठ में पढ़ा हमने। उष्मा क्षेपी में ताप क्या रखते हैं, ताप कम। अगर आप इस अभिक्रिया में ताप कम रखोगे तो भी ये फॉरवर्ड चलेगी, आगे की ओर चलेगी। अगर ताप ज्यादा कर दोगे तो बैकवर्ड चली जाएगी। और हमें स्थिति क्या दी उसने, अधिक उत्पाद प्राप्त करना है। तो अधिक उत्पाद प्राप्त करना है मतलब इसको फॉरवर्ड लेके जाना है। समझ आ गई बात, इसको फॉरवर्ड लेके जाना है। तो उष्मा क्षेपी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ताप कम रखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन होगी कम ताप। तो इन दो ऑप्शन में कम ताप दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन में से एक सही है। अब आप ये देखें, अभिकारक कितने मोल है, 4 मोल, 4 मोल है। उत्पाद कितने मोल है, 2 मोल, 2 मोल है। तो यानी आपने 4 मोल को 2 मोल में बदलना है, 4 मोल को 2 मोल में बदलना है। मतलब आयतन में कमी करनी है। 4 मोल था, आपने 2 मोल बनाना है, तो आयतन में कमी करनी है, क्योंकि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो जितने ज़्यादा मोल है उतने ज़्यादा आयतन है। तो 4 मोल को 2 मोल में बदलना है, मतलब आयतन में कमी करनी है। और आयतन में कमी करने के लिए क्या करोगे आप बताओ, दाब बढ़ाओगे या दाब घटाओगे। उच्च दाब बढ़ाएंगे। दाब बढ़ाएंगे तभी आयतन में कमी आएगी। तो कंडीशन रहेगी उच्च दाब, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, उच्च दाब व कम ताप। समझ आ गई बात। और तीसरी जो सांद्रता का परिवर्तन है, अगर हम उत्पाद ज्यादा लेना चाहते हैं तो हमें अभिकारक भी ज्यादा लेने होंगे। अगर अधिक उत्पाद प्राप्त करना चाहते हो तो अभिकारक ज्यादा ले लो। अभिकारकों की उच्च सांद्रता, तीसरी कंडीशन इसमें आ जाएगी, अभिकारकों की उच्च सांद्रता। कॉमन सी बात है, अगर बारात को रोटी खिलानी है, अभिकारक ज्यादा, उत्पाद ज्यादा प्राप्त करने हैं, बारात को रोटी खिलानी है, तो किलो 2 किलो आटे से सरने वाला नहीं है, कम अभिकारकों से सरने वाला नहीं है। समझ आई बात है, नहीं आई। अभिकारक ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि हम उत्पाद ज्यादा बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 किलो आटा ले बारात रोटी खाएगी तो नहीं सरेगा। समझ आई या नहीं आई बात। तो एक कंडीशन तो फिक्स ही हो गई, अगर अधिक उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक अभिकारक चाहिए आपको। मतलब अब देखो क्या होगा, ये अभिकारक, ये उत्पाद। अगर आप अभिकारक की सांद्रता ज्यादा ले लोगे तो उतने ही ज्यादा उत्पाद बनेंगे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। और अगर आप साम्य अवस्था में उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दोगे तो वो बढ़े हुए उत्पाद किस पर बदल जाएंगे, अभिकारकों में बदल जाएंगे, यानी रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। साम्य अवस्था में ये परिवर्तन करना होता है।
तो समय अवस्था में यदि अभिकारक बढ़ा दिए जाएं तो फॉरवर्ड हो जाती है, उत्पाद बढ़ा दिए जाएं तो बैकवर्ड हो जाती है। लग गया पता? फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो कम ताप पर फॉरवर्ड, और ताप बढ़ा दो तो बैकवर्ड हो जाएगी। और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है तो उच्च ताप पर फॉरवर्ड, ताप घटा दोगे तो बैकवर्ड हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ? आयतन में कमी आ जाए, आयतन में कमी आ जाए तो क्या होगा बताओ? आयतन में कमी आएगी तो दाब क्या रखना पड़ेगा? दाब आयतन में कमी लानी है तो दाब उच्च, और आयतन में अगर वृद्धि हो रही है, भाई आयतन में कमी आ रही है तो दाब उच्च करोगे तभी फॉरवर्ड चलेगी, कम कर दोगे तो बैकवर्ड आ जाएगी। और अगर आयतन में वृद्धि हो रही है तो दाब कम रखना पड़ेगा तभी फॉरवर्ड चलेगी। बस इतनी बातें याद रखनी है। आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा कैसे, देखो जैसे ये दे दिया 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2 डेल्टा H पॉजिटिव। अब डेल्टा H पॉजिटिव है तो कौन सी अभिक्रिया बताओ? डेल्टा H पॉजिटिव है तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी, या यहां माइनस ऊष्मा लिख देगा तो भी ऊष्मा शोषी की पहचान है। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी, अगर सीधा माइनस ऊष्मा लिख रहा है तो ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी है। अब आप अंदर दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, आगे की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उत्पाद ज्यादा बनाना चाहते हैं तो ताप क्या रखना पड़ेगा? ताप ऊष्माशोषी में ताप क्या रखते हैं? उच्च। ऊष्माशोषी में ताप उच्च रखा जाता है ना। ऊष्मा चाहिए तो ताप बढ़ा दोगे। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण करेगा, तो ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें, है ना, ताप ज्यादा करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट देखो, ताप तो उच्च कर दिया, अब आगे देखो। अब दाब के बारे में सोचो, कितने मोल है बताओ? अभिकारक कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल। उत्पाद कितने मोल है बताओ? 3 मोल। 3 मोल। मतलब आयतन में क्या करनी है आपने? 2 मोल से 3 मोल बनाना है। आयतन में क्या करनी है? वृद्धि। आयतन में वृद्धि करने, दाब क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बस ये आंसर आ गया। तो यह अभिक्रिया उच्च ताप व निम्न दाब पर संपन्न होगी। आ रही है क्या बात समझ? अब यूं भी दे देता कई बार, निम्न में से किस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऑप्शन दे देगा N2 प्लस 3H2 2NH3 B H2 प्लस, या चेंज कर देते कोई ऑप्शन, 2SO2 प्लस O2 2SO3 C H2 प्लस I2 2HI D कहा नहीं जा सकता। अब बताओ किस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा? या प्रश्न अधूरा है, इस तरह का भी दे देता है, क्या पता लग सकता है? सर आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। अदर स्टूडेंट? आ रही है सर? नहीं है सर प्रॉपर। तो निम्न में से किस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा? सी। सी। जिधर दोनों तरफ मोल बराबर है ना, तो दोनों तरफ आयतन बराबर है। अभी देखो इधर इधर 4 मोल हैं, इधर 2 मोल हो गए, तो आयतन में कमी आ रही है, आयतन में कमी आ रही है तो दाब उच्च करना पड़ेगा। यहाँ तो दाब का प्रभाव पड़ रहा है। इधर 3 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं, तो इधर भी आयतन में कमी आ रही है, दाब उच्च करना पड़ेगा। यहाँ भी दाब का प्रभाव पड़ रहा है। इधर 2 मोल हैं और इधर भी 2 मोल हैं, तो दोनों तरफ 2-2 मोल हैं, तो दोनों तरफ आयतन बराबर है, तो यहाँ दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ आयतन बराबर आ गया तो दाब का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि किस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो जाएगा।
आ गया समझ? अगर दोनों तरफ मोल आ जाए बराबर तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला आता है भौतिक साम्य पर ताप का प्रभाव। भौतिक साम्य पर ताप का प्रभाव। या भौतिक साम्य पर ला शातलीय के नियम के अनुप्रयोग। ला शातलीय के नियम के अनुप्रयोग यही कर लें, सारे इकट्ठे ही कर देंगे, अकेले ताप को क्या देखें, गलनांक क्वथनांक सारा हो जाएगा। भौतिक साम्यों पर ला शातलीय के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला आता है विलेयता पर ताप का प्रभाव। विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो जब हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं, विलेय को विलायक में घोलते हैं, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, या तो ऊष्माशोषी और या ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी है और हम इसको आगे की ओर लेके जाना चाहते हैं तो हमें ताप क्या रखना पड़ेगा, ऊष्माशोषी है तो। अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ताप उच्च। ऊष्माशोषी में ताप उच्च रखा जाता है तभी फॉरवर्ड जाती है, अगर ताप कम कर दोगे तो बैकवर्ड आ जाएगी। और ऊष्माक्षेपी है, उसको फॉरवर्ड लेना चाहते हैं आप, उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ताप क्या रखना पड़ेगा, कम, तब फॉरवर्ड होगी। जैसे एग्जांपल देखो, चीनी को पानी में घोलते हो, चीनी को पानी में घोलते हो और चीनी साधारण पानी में मान लो घुली हुई है, और आपने ताप कम कर दिया, ताप कम कर दिया तो चीनी नहीं घुलेगी, ठंडे पानी में घुल जाएगी क्या, बताओ? पानी ठंडा ले लो और चीनी घोल लो, घुल जाएगी क्या? ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती है ना। और गर्म पानी में जल्दी घुलती है। चाय बनाते हैं सुबह अपने, तो क्या होता है, पानी गर्म होता है, उसमें चीनी डालते हैं, मिनट में घुल जाती है, नहीं घुलती क्या? क्योंकि चीनी का पानी में घुलना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी चीनी को पानी में घोलना चाहते हो, आगे की ओर लेके जाना चाहते हो, तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस स्थिति में आप ताप कम कर देते हो तो चीनी नीचे बैठने लग जाती है, घुलती नहीं है। ठंडे पानी में चीनी नीचे बैठ जाती है, घुलती नहीं है, ठीक है। तो शोषी अभिक्रिया अगर है तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा, तभी आगे की ओर चलेगी वो। और उसमें ऊष्माक्षेपी है तो ताप कम करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपने दिवाली पर पहले कली किया करते थे, आजकल तो रंग चल गया, पहले कली किया करते थे दिवाली पर, है ना। जब कली करते थे, कली को अगर पानी में डालते ना, पानी उबलने लग जाता है, एकदम उबाले आने लग जाते हैं उसमें, देखा है क्या कभी? कली को पानी में डालते ही पानी जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कली का पानी में घुलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी ऊष्माक्षेपी? उसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए पानी फुल गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है पानी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो। और हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए क्या करते हैं, ताप कम रखते हैं। तो कली को जब पानी में घोलते हैं ना, तो पानी ठंडा लिया जाता है बिल्कुल। आप लोग कभी कली को पानी में घोल लेना, तो पानी में बर्फ मिलाकर घोल लें, कली बहुत ही बढ़िया घुलती है। और यह टेक्निक अपनाई जाती थी। बिल्कुल ठंडा पानी होता है दिवाली के आसपास, है ना। ठंड पड़ती थी पहले, आजकल तो कम पड़ती है, पहले पूरी ठंड पड़ा करती थी, तो उसमें कली बड़ी बढ़िया घुलती थी ठंडे पानी में। समझ आ रही है क्या बात? तो विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप विलेयता के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। जब हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। शोषी है तो ताप ज़्यादा रखना है, क्षेपी है तो ताप कम रखना है। अगर शोषी में ताप कम कर दोगे तो बैकवर्ड आ जाएगी, क्षेपी में ताप ज़्यादा कर दोगे तो भी बैकवर्ड आ जाएगी। आगे समझ? चलें आगे। अगला आता है क्वथनांक पर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सॉरी, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब अगर पानी का क्वथनांक कितना, पानी का क्वथनांक जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर आप उच्च दाब पर पानी को उबाल रहे हो, उच्च दाब पर पानी को उबालना चाहते हो,
तो पानी का क्वथनांक जो है 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलेगा। उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना बढ़िया और जल्दी बनता है। प्रेशर कुकर मतलब जो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर खाना बनाता है ना, हाई प्रेशर होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता ही नहीं, उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी जल्दी से बॉईल नहीं होता। यानी साधारण में तो क्या होता है, अगर अपने मान लो खुले पात्र में गर्म कर रहे हैं तो पानी 100 पर बॉईल हो जाता है, और जो 100 डिग्री टेम्परेचर होते ही पानी 100 वाला तो बाहर चला जाता है, 100 वाला तो वेपर बन जाएगा। यहां जो पड़ा होगा ना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाला पड़ा होगा, जिसका ताप 100 डिग्री से कम है वही नीचे होगा, जिसका ताप 100 डिग्री होगा वो तो भाप बन जाएगा। सही है बात या गलत है बताओ? क्योंकि क्वथनांक पर द्रव जो होता है वाष्प में बदल जाता है, तो जिसका ताप 100 डिग्री है वो तो वाष्प बन के बाहर निकल गया, और जिसका ताप 100 डिग्री से कम है वो नीचे रह गया। तो जो सब्जियां होती हैं वो नीचे की ओर यहां पड़ी होती है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के कांटेक्ट में रहती है खुले बर्तन में। और जब हम लोग प्रेशर कुकर ले लेते हैं, प्रेशर कुकर ले लेते हैं तो पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, यानी 102-3 तक तो पानी उबलता ही नहीं। तो ये जो सब्जियां होती है ना, ये 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाती है, 102 या 103 डिग्री के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे सब्जियां बड़ी गली हुई बनती हैं, बढ़िया बनती है गली हुई प्रेशर कुकर के अंदर। सही है क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर पहले क्या था, पानी का ताप कितना था, 100 डिग्री था, क्वथनांक 100 डिग्री था, पानी बॉईल हो रहा था, मतलब उसका आयतन क्या हो रहा था, जैसे जैसे वो वाष्प बन रहा था उसका आयतन क्या हो रहा था बताओ, बढ़ रहा था, है ना? क्योंकि वाष्प जो है वो पूरी तरह फैल जाती है, तो मान लो ये यूं फैल गया, है ना, तो उसका आयतन बढ़ गया, 100 डिग्री पर उसका आयतन बढ़ गया। हमने क्या किया, दाब बढ़ा दिया। दाब बढ़ाते आयतन में क्या होती है बताओ? आयतन में दाब बढ़ाते ही, प्रेशर कुकर ले लिया हमने, दाब बढ़ाते आयतन में कमी आ जाती है, और वो तभी संभव है जब ये गैस जो है ना वो ऊपर आए ना, यानी ये पानी की फॉर्म में नीचे ही रहे, तो आयतन में कमी हो जाएगी, होगी आयतन में कमी। देखो तो उच्च दाब पर आयतन में कमी हो जाती है, यानी पानी 100 डिग्री पर बॉईल ही नहीं होता। समझ आई बात क्या? पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता ही नहीं उच्च दाब पर, तो फिर पानी 102 या 3 पर बॉईल होता है। लगा पता या नहीं लगा? तो अगर आपसे पूछ ले उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज़्यादा, 100 डिग्री से कम, तो क्या है, उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। आई समझ? क्योंकि वहाँ आयतन में कमी हो जाती है, और आयतन में कमी तभी होती है जब पानी जल्दी से बॉईल ना हो, मतलब उसका क्वथनांक बढ़ जाए, तो उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। लग गया पता? चले आगे। अगली बात आती है गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का प्रभाव, तो गलनांक का मतलब गलना, यानी ठोस को द्रव में बदलना। ठोस को द्रव में बदलने का एक तरीका तो है बर्फ और जल का साम्य, इसको डिस्कस कर रहे हैं हमने, बर्फ और जल का साम्य, ठीक है। और एक कोई भी गंधक वाला एग्जाम्पल आ जाता है कई बार, गंधक ठोस को गर्म करे तो बन गया गंधक द्रव। अब आप बताओ आयतन किसका कम होता है, ठोस का या द्रव का? किसका आयतन कम होता है ये बताओ, किसका आयतन कम होता है? ठोस गंधक का आयतन कम होगा या द्रव गंधक का? बताओ। ठोस का आयतन कम होता है ना, वॉल्यूम कम होता है ठोस का, ठोस के कण पास पास होते हैं, तो ठोस गंधक का आयतन कम है और द्रव गंधक का आयतन ज्यादा है। और पानी और बर्फ में से किसका आयतन कम होगा, किसका ज्यादा होगा बताओ? पानी और बर्फ में से पानी और बर्फ में से किसका आयतन ज्यादा होगा, किसका कम होगा? बर्फ का आयतन ज्यादा होता है।
ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने दो लिखे हैं ना एग्जाम्पल। बर्फ का आयतन अधिक होता है, पानी का आयतन कम होता है। इसीलिए तो बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा है। आयतन ज्यादा है तो घनत्व कम हो गया। घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब बर्फ हल्की होती है पानी से। समझ आई बात? डूबती तो नहीं ना, घर पे बर्फ डालते हो पानी में, डूबती है क्या किसी के घर पे? या कह दो मेरे घर पे तो डूब जाती है क्या? डूबती है क्या कभी बर्फ पानी में? देखिए पानी में डूबती हुई बर्फ? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा है। आयतन ज्यादा है तो घनत्व कम है। बर्फ की संरचना खुले पिंजरे जैसी होती है, उसका आयतन ज्यादा होता है तो घनत्व कम होता है। ठीक है? तो बर्फ का आयतन ज्यादा है, पानी का आयतन कम है। अब आप दाब ज्यादा रखना चाहते हो, उच्च दाब करते हो। उच्च दाब पर क्या होता है बताओ? आयतन में क्या आते हो? उच्च दाब पर दाब उच्च कर दो तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन कम। कम। आयतन कम हो जाएगा। अब सामने उस ओर चला जाएगा जिस साइड आयतन कम है, यानी बर्फ जो है वो जल्दी गलने लग जाएगी। उच्च दाब पर बर्फ जल्दी गलने लग जाएगी, क्योंकि सामने आगे की ओर चल पड़ेगा जिधर आयतन में कमी है। आयतन में कम पानी वाली साइड है आयतन में कमी, तो बर्फ जो है वो फटाफट जल्दी से जल्दी गलेगी। जैसे ही आप दाब बढ़ा दोगे ना तो सामने आयतन, जिधर आयतन कम है उस ओर चला जाएगा, तो जल की ओर आयतन कम है, यानी बर्फ जो है वो जल्दी से पानी में बदल जाएगी। यानी सामने कम आयतन की ओर आ जाएगा, मतलब बर्फ जल्दी से पानी में बदल जाएगी, मतलब गलनांक घट जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। तो जितना गलनांक पहले था उससे कम हो गया, वो फटाफट गल गई। समझ आई बात या नहीं आई? गलनांक में कमी आ गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, बर्फ को जब भी यूज करना हो ना तो अपने पहले उसको कपड़े में लपेटते हैं, फिर ऊपर से दो चार सोटे मारते हैं टिका टिका के। नहीं मारते क्या? हम दाब बढ़ाते हैं उस पर, हम दाब हाई करते हैं, है ना? लेके लकड़ी का डंडा सा कपड़े में लपेट के बर्फ को पूरा दाब लगाते हैं उस पर। नहीं लगाते क्या बताओ? यस। हम दाब बढ़ा देते हैं ताकि बर्फ जल्दी गल जाए। तो बर्फ जल्दी गलती है कि नहीं गलती है? तो सीधा टुकड़ा डाल देते हैं बर्फ का, और एक आपने उस पर दाब लगा के डाला, तो बताओ कौन सी बर्फ जल्दी गली? सीधे टुकड़े वाली जल्दी गलेगी या दाब लगाए वाली? दाब लगाए। दाब लगाए वाली। क्यों? क्योंकि दाब लगाने पर आयतन में कमी आ गई, यानी बर्फ जो है वो जल्दी जल्दी पानी में बदल गई। समझ आई बात? और दूसरी मतलब बर्फ वाले केस में गलनांक कम हो जाता है, उच्च दाब पर गलनांक कम हो जाता है बर्फ वाले केस में। उच्च दाब पर गलनांक कम हो जाता है, लेकिन बाकी केस में अगर आप करोगे, दाब ज्यादा रखोगे तो आयतन कम साइड आएगा जिधर आयतन कम है, बाकी केसों में कम आयतन इस साइड है, यानी सामने पीछे की ओर आ जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? मतलब ठोस जल्दी से द्रव में नहीं बदलेगा, यानी ठोस आसानी से द्रव में नहीं बदलेगा, आसानी से द्रव में नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो ठोस द्रव में बदल रहा था वो बदलना बंद हो गया। कब होगा? जब गलनांक बढ़ जाएगा, गलेगा ही नहीं वो। तो ऐसी स्थिति में गलनांक बढ़ जाता है। तो एक बर्फ वाले केस को छोड़ दो तो बाकी से स्थिति में तो गलनांक बढ़ेगा, और बर्फ वाले केस में गलनांक घटेगा। और ये तो हमारे रोजाना का एग्जाम्पल है, रोजमर्रा का एग्जाम्पल है ये। गर्मी के दिनों में हम दाब लगा लगा के बर्फ को गलाते हैं। समझ आई बात या नहीं आई बताओ? यस सर, आगे। तो ये आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो आज केपी करके देख लेना आप लोग, क्योंकि मात्रात्मक में भी न्यूमेरिकल ही आने हैं सारे। ठीक है? तो आज एक बार केपी सोल्व करके देख लेना, फिर मात्रात्मक वाला हम कल उठा लेंगे। ठीक है? मात्रात्मक गुणात्मक कल दोनों कर देंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक है वो पेंडिंग है, वो मैं कल दोनों ही करवा दूंगा, मात्रात्मक गुणात्मक, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल है, उसमें भी आपको अभ्यास चाहिए होगा थोड़ा सा। ठीक है? तो केपी आज सोल्व कर लोगे सारे। 6 एक समीकरण है, वही समीकरण पेपर में आनी। H2I2 वाली कर लो, N2O2 वाली कर लो, दोनों साइड से करना। ठीक है? दोनों साइड से, अभिकारक से उत्पाद भी, उत्पाद से अभिकारक भी। SO2O2 वाली कर लो और N2 और 3H2 वाली कर लो। H2I2 और N2O2 वाली का तो उत्तर सेम ही रहना है। तो यानी 6 समीकरणें बचती हैं करने के लिए, N2 प्लस 3H2 वाली, SO2 प्लस O2 वाली, H2 प्लस I2 वाली। 3 तो फॉरवर्ड और 3 बैकवर्ड। तो 6 समीकरणें जो है आपने करके देख लेनी है, केपी निकाल के देख लेने हैं। ठीक है? कर दोगे?
तो वो होते ही फिर आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।